मैं निमिषा सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, वसंत कन्या इंटर कॉलेज कामाख्या वाराणसी से हूँ। आज मैं नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर इसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले शीत युद्ध किसे कहते हैं इसको जानना आवश्यक है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, संघर्ष और डर और तनाव की स्थिति है जो बनी रहती है, परंतु वास्तव में युद्ध नहीं होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। अब 1945 ईस्वी के बाद पूरे विश्व में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट यूनियन और यूएसए का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैं पूरे वीडियो में यूएसए और यूएसएसआर ही बोलूँगी। दो शब्दों को और जानना जरूरी है। एक ध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं, द्विध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं और बहुध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं। एक ध्रुवीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें पूरे विश्व में किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व रहता है। द्विध्रुवीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का प्रभुत्व रहता है। और बहुध्रुवीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कि दो देशों के अतिरिक्त अन्य भी देशों का प्रभुत्व पूरे विश्व पर रहता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है शीत युद्ध का दौर, वो द्विध्रुवीय व्यवस्था का दौर रहता है जिसमें यूएसएसआर और यूएसए में हमेशा तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इस संघर्ष और तनाव की स्थिति में यूएसएसआर 1945 से लेकर 1990 तक पूरे विश्व के अन्य देशों को अपनी तरफ रखना चाहता था और यूएसए पूरे विश्व के और अन्य देशों को अपनी तरफ मिला के रखना चाहता था कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो वो यूएसएसआर से युद्ध कर सके। इसके लिए यूएसए ने नाटो, सीटो, सेंटो एक संगठन बनाया जिसमें नेटो का पूरा अर्थ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई। तो इसमें ऐसे देश थे ये नेटो वाले जिसमें यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन देशों को मिला करके उन्होंने नेटो बनाया था, जिससे कि अगर यूएसएसआर आक्रमण करता है तो यूएसएसआर पर आक्रमण कर सकता है। इसी तरह सेंटो और सीटो भी बनाया गया था। सीटो का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। अब इसके प्रतिफल स्वरूप यूएसएसआर ने भी एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं, यूएसएसआर के संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट। तो यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया जिसको कि नेटो का प्रतिरोध करना था कि नेटो के सदस्य अगर मिलकर के आक्रमण करते हैं तो यूएसएसआर जो है अपने वार्सा पैक्ट के देशों के साथ मिल करके नेटो के देशों पर आक्रमण कर सकता है। अब एक बहुत भयंकर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि तृतीय विश्व युद्ध होने ही वाला है। वह स्थिति उत्पन्न हुई थी क्यूबा को लेकर के। तो क्यूबा के जो उस समय राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्ट्रो थे। यूएसएसआर के द्वारा क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, अर्थात फिदेल कास्ट्रो के द्वारा क्यूबा में साम्यवादी शासन चलाया जा रहा था। यूएसएसआर अपने सैनिक ठिकाने को क्यूबा में लगाए रखा था जिससे कि वह अमेरिका के ऊपर आवश्यकता पर पड़े तो आक्रमण कर सके। तो अमेरिका को जब ये बात पता चली 3 महीने बाद, तो अमेरिका भी अपने सैनिक बेड़े के साथ क्यूबा के पास में अपनी स्थिति को ठीक बना लिया कि अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा क्यूबा संकट था। अब क्यूबा को
देखते हैं मैप में, जिससे कि समझ में आ जाएगा। क्यूबा यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा दूर था और यूएसए के बहुत ज़्यादा पास था, लेकिन फिर भी क्यूबा में यूएसएसआर की सरकार। ये है क्यूबा, ये है यूएसए, ये है यूएसएसआर यहाँ, यूएसए यहाँ पर है और क्यूबा ये छोटा सा द्वीप है समुद्र में। तो अब यूएसएसआर ने अपने सैनिक और जहाजी बेड़े, सैनिक ठिकाने यहाँ से आकर के यहाँ पर स्थापित किया था और यहाँ अमेरिका है। जब क्यूबा अमेरिका के पास में है, फिर भी यहाँ पर यूएसएसआर का पूरा प्रभुत्व है। तो अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े को यहाँ पर स्थापित किया और यूएसएसआर के द्वारा जहाजी बेड़े यहाँ दोनों के ऊपर युद्ध की स्थिति थी, मगर वह युद्ध नहीं हुआ। अगर वह युद्ध होता तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता, मगर सिर्फ जहाजी एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए जहाजी बेड़े को यहाँ पर लगाया गया, युद्ध नहीं हुआ। गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को दो प्रत्यक्ष फायदे हुए। पहला फायदा कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जो भारत के हित में था, न कि ऐसे फैसले जो महाशक्तियों व उसके गुट के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। यदि भारत को लगे कि कोई महाशक्ति उसे अनदेखी या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो भारत दूसरी महाशक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। अब इस गुटनिरपेक्षता की नीति की शीत युद्ध के दौरान क्या भूमिका थी, यह सब बता दिया आपको। अब जबकि 1990 में शीत युद्ध समाप्ति की ओर था, तो वर्तमान समय में इस गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या भूमिका है, क्या प्रभावकारिता है, क्या प्रासंगिकता है, इसको हम देखेंगे। तो पहली भूमिका को हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष की नीति व सिद्धांत नव स्वतंत्र देशों के लिए अति आवश्यक था। अर्थात जो नव स्वतंत्र देश हुए थे, उसे अपनी विदेश नीति, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने के लिए इस गुटनिरपेक्ष नीति की आवश्यकता थी। दूसरा, उपनिवेश की स्थिति से स्वतंत्र हुए देशों यदि एक साथ आ जाएं, तो वह एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। तीसरी प्रासंगिकता यह है कि गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने वाले देश, जो कि गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, उनको महाशक्तियों की तरफ देखने और उनके पिछलग्गू बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चौथी भूमिका है कि गुटनिरपेक्ष देशों व अन्य देशों में जो व्याप्त गरीबी है, असमानता है, उससे निजात पाने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। पांचवा भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकधर्मी अर्थात जनहिताय बनाने की जिम्मेदारी भी गुटनिरपेक्ष देशों पर है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के विचार आधारभूत महत्व के हैं। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो अभी अभी तुरंत स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी शीत युद्ध के दौर में, उनके समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियाँ थीं। क्या थी? पहली चुनौती आर्थिक विकास करने की चुनौती, दूसरा अपने देश का विकास करने की चुनौती, और तीसरा जनता को गरीबी और असमानता से उबारने की चुनौती। तो इस टिकाऊ विकास व आज़ादी को बनाए रखने के लिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 ईस्वी में
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन के अंतर्गत टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट आई जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पहला है, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी दुनिया के विकसित देश करते हैं। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेचेंगे और यह व्यापार लाभ देगा। तीसरा, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। शीत युद्ध के दौर से संबंधित अध्याय के सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। शीत युद्ध में आपसी संघर्ष के अलावा विचारधाराओं की लड़ाई थी। कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। तो हम देखते हैं कि पूंजीवाद विचारधारा किसे कहते हैं। तो पूंजीवाद में निजी व्यवस्था होती है। पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। यूएसए का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था से बेहतर है और पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है, जबकि समाजवाद का मानना था कि समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा तीव्र गति से विकास होता है। समाजवादी व्यवस्था में सारी शक्तियां सरकार के हाथ में होती हैं, निजी हाथों में नहीं होती हैं। शीत युद्ध काल में पूरा विश्व में पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश कौन कौन से थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली दुनिया के देश में यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूरा पश्चिमी यूरोप। और दूसरी दुनिया के देश में समाजवादी व्यवस्था वाले देश जैसे यूएसएसआर, जापान, उत्तरी कोरिया और पश्चिमी यूरोप के सभी देश थे। अब तीसरी दुनिया में कौन से देश बच गए थे? जो अभी अभी नए स्वतंत्र हुए थे, जिन्हें फ्रांस और अंग्रेजों के उपनिवेश से अभी अभी मुक्ति मिली थी। तो उसमें कौन से देश थे तीसरी दुनिया में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सभी देश, अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश, भारत सहित दक्षिण एशिया के देश तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, तो उनके जो अपने अपने खेमे बन रहे थे, तो उसमें उन महाशक्तियों के साथ दूसरे देश क्यों जुड़ रहे थे? तो उसके चार कारण हैं जिससे कि दूसरे देश उसमें जुड़ रहे थे। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन अर्थात तेल, खनिज और पेट्रोल मिल रहा था। दूसरा है भू क्षेत्र, महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सैनिकों का संचालन उस स्थान से कर सकें, उस देश से कर सकें, यह भू क्षेत्र उनको मिलता था। तीसरा, सैनिक ठिकाने बनाने के लिए, सैनिक ठिकाने से तात्पर्य है महाशक्तियाँ एक दूसरे देशों की जासूसी अच्छे से कर सकें, इसके लिए उन्होंने सैनिक ठिकाने बनाए थे। चौथा, आर्थिक मदद, सेना में जो खर्च हो रहे थे उससे, जिस देश में ये सेना स्थापित हो रही थी वहाँ से आर्थिक मदद मिल रही थी। अब एक और टॉपिक आता है कि जो छोटे देश थे वह महाशक्तियों में क्यों जुड़ रहे थे? तो वो 3 कारणों से जुड़ रहे थे। पहला कारण, सुरक्षा का वादा मिल रहा था कि महाशक्तियाँ इन छोटे देशों की सुरक्षा करेंगी। दूसरा कारण, महाशक्तियों की तरफ से इन छोटे नए और तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक मदद मिल रही थी। तीसरी बात, तीसरी दुनिया के देशों को किसी भी महाशक्ति के अंदर जुटने से हथियार भी उनको उपलब्ध हो जा रहे थे छोटे देशों को। अब है 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के बीच संकट को थोड़ा कम किया जाए, इसलिए जो परमाणु हथियार हैं उनसे संबंधित कुछ संधियां हुई थी, जिसमें पहली संधि थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरी संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, तीसरी संधि थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन
संधि, इसको शॉर्ट में ही इस चैप्टर में है। अब शीत युद्ध के दायरे टॉपिक है। शीत युद्ध के दायरे का मतलब है शीत युद्ध के जो क्षेत्र हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला दायरा कि पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए, और इस बीच संकट आए थे किन किन देशों में। वह आया था संकट कोरिया में, बर्लिन में, कांगो में, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी, मीन्स अफगानिस्तान भी युद्ध के दायरे में आया था। इसके अलावा दूसरा है कि कभी भी विश्व में बड़े स्तर पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। फिर तीसरा है कुछ जो युद्ध की स्थिति बन रही थी उसको टालने की पूरी कोशिश गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा की गई थी। अब इसमें इस चैप्टर में आ गया था गुट निरपेक्ष देश, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नैम जो है नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा 1961 में नैम बनाया गया था। नैम शॉर्ट में बोलेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो नैम का संगठन 5 देशों के लोगों ने मिलकर इसको संगठित किया था। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुगार्नो और घाना के राष्ट्रपति वामे एन क्रूमा, इन 5 देशों के लोगों के द्वारा नैम या गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। यह किस लिए बनाया गया था कि पूरे विश्व, जब ये देश स्वतंत्र हुए थे तो पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। अब इन देशों के सामने ये समस्या थी वह यूएसएसआर की तरफ रहें या यूएसए की तरफ रहें। तो इन देशों के सामने ये समस्या थी, तो इन लोगों ने मिलकर के ये कहा कि हम किसी भी खेमे में नहीं रहेंगे, न यूएसएसआर के खेमे में, न यूएसए के खेमे में, परंतु राष्ट्रहित के समय आवश्यकता पड़ने पर ये किसी के पक्ष की तरफ रह सकते हैं। अब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने कई बार तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका। उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता की, जिससे कि कोरियाई संकट टला। अब आपको ये बता दें कि जो कोरिया है ये है कोरिया। इस कोरिया में उत्तर कोरिया की तरफ यूएसएसआर का प्रभाव था और दक्षिण कोरिया की तरफ यूएसए का प्रभाव था। तो इस उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध होने वाला था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता के कारण ये कोरियाई युद्ध का संकट टला। इसके गुट निरपेक्षता और पृथकतावाद में क्या अंतर है। कुछ लोग का मानना है कि गुट निरपेक्ष देश पृथकतावादी नीति अपनाते हैं, जबकि पृथकतावाद का अर्थ है अपने को राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक अपने आप को पूरे विश्व से अलग रखा, कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये स्थिति होती है पृथकतावाद। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इस पृथकतावाद से अलग है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन तटस्थता से भी अलग है, क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है कि युद्ध में शामिल नहीं होने की स्थिति, और ना तो कभी युद्ध में शामिल होंगे, न ही युद्ध में किसी भी पक्ष का पक्षपात लेंगे, और न ही उसको संघर्ष को टालने की कोशिश करते हैं, और युद्ध समाप्ति के पश्चात भी कोई मध्यस्थता की कोशिश नहीं करते हैं। तो वह होता है तटस्थता। अब अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में गुट निरपेक्ष देशों को ये कहा जा रहा था, उसकी ये आलोचना की जा रही थी कि गुट निरपेक्ष देश सिद्धांत विहीन है,
क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। अब विश्व के अन्य आलोचकों के द्वारा दूसरी आलोचना की गई है कि भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। भारत ने 1971 अगस्त में यूएसएसआर के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। तो इन दो तरीकों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना होती रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत सरकार का यह दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि भारत को यूएसए और अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है।